फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पे स्वागत है। फ्रेंड, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, मैं पिछले 1-2 दिन से कह रहा था कि मैं साइंस का स्ट्रेटजी लेकर के आऊँगा। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊँगा जहाँ से आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। यानी कि अगर लगभग 12 क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं तो 8 क्वेश्चंस यहीं से लगभग होने वाले हैं। बट मैं वीडियो नहीं ला रहा था, मुझे मन नहीं कर रहा था। क्यों? क्योंकि मैं थोड़ा-सा कुछ लोगों से परेशान हो गया हूँ फ्रेंड्स। कुछ लोग पता नहीं क्या चाहते हैं, मैं मतलब इन लोग के हाँ में हाँ ना मिलाऊँ तो फिर मैं गलत हूँ। मैं बिना ऑफ़िशियल नोटिस के कोई डेट घोषित कर दूँ तो वो सही है। ये लोग ऐसा चाहते हैं। तो कुछ लोग ऐसा है ना, इस समय डिसलाइकर गैंग बन के घूम रहे हैं। मेरे वीडियो पे केवल डिसलाइक कर रहे हैं और दूसरे से कमेंट करके करा भी रहे हैं। पता नहीं इन्हें क्या मिल रहा है। ये केवल अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं। ये नहीं सोच रहे हैं कि मुझे अपनी प्रिपरेशन करनी चाहिए, अपने माँ-बाप का फेस देखना चाहिए कि मुझे आगे बढ़ना है। इसने क्या किया, क्या नहीं किया, इससे मुझे मतलब नहीं होना चाहिए। ठीक है? तो ये लोग ना आगे बढ़ रहे हैं, ना दूसरे को बढ़ने दे रहे, दूसरे को भी उसमें गुमराह करके फँसा रहे हैं कि हाँ, तुम आओ वीडियो डिसलाइक करो, नेगेटिव कमेंट करो, गाली दो, ये करो, वो करो। तो फ्रेंड्स, इसलिए मेरा थोड़ा एनटीपीसी से मन उठ गया, लेकिन फिर भी कुछ लोग अभी भी डिमांड कर रहे हैं लगातार कि कुछ स्ट्रेटजी मैं दूँ। तो इसलिए मैं लेकर के आया हूँ फ्रेंड्स। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, मैं पहले भी एक ही बात कहा था फ्रेंड्स कि मैं बिना ऑफ़िशियल नोटिस के कभी कुछ बोल नहीं सकता हूँ, और जब तक ऑफ़िशियल नोटिस आएगा नहीं तब तक मैं कोई डेट बता नहीं सकता। ठीक है? और कुछ लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस का बार बार हवाला देते रहे हैं, तो फ्रेंड्स उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मैं विश्वास कैसे करूं जो लगातार पिछले 2 साल से हो रहा है। 4 या 5 बार हो चुका था, 4 या 5 बार डेट घोषित किया जा चुका था और हमेशा गलत निकला। तो मैं कैसे इस पर विश्वास कर लेता कि वो डेट सही होगा। तो मैं इसी बेस पे लगातार बोल रहा था फ्रेंड्स, 28 नंबर को एग्ज़ाम नहीं हो पाएगा क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस कोई ऑफिशियल बात नहीं है। क्योंकि आरआरबी खुद कहता है आप ऑफिशियल साइट चेक करें, और ऑफिशियल साइट पे 1 महीने पहले लगभग नोटिस आ जाता है। तो मैं इसे लगातार आप लोगों को मना करता रहा, लेकिन मैंने कभी नहीं कहा फ्रेंड्स कि आप लोग पढ़ाई ना करो। मैं बार बार कहता रहा, आपको दिमाग में जो भी डेट है उसी को आप टारगेट करके चलें। आपको लगता है 10 दिन बाद एग्जाम होगा, उसी को आप टारगेट करें। यानी आप जो कल 100% अपना देने वाले हो, आज ही अपना 100% दीजिए। बट कुछ लोग मेरी बातों को गलत वे में ले लिए, और कुछ लोग जानते भी नहीं है फ्रेंड्स कि किस टॉपिक मुझे गाली दिया जा रहा है, किस गलती से मुझे गाली दिया जा रहा है। देखे देखा लोग मुझे गाली दे रहे हैं, देखे देखा लोग मेरा वीडियो डिसलाइक कर रहे हैं। तो ऐसे लोग हैं फ्रेंड्स, जो क्या होता है ना कि खुद का दिमाग कभी यूज़ नहीं करते। अगर कोई एक बंदा कुछ बोल दिया ये गलत है तो मान लेते हैं तुरंत, ये नहीं सोचते कि उसने गलती क्या किया है। तो फ्रेंड्स, मैंने कभी कुछ गलत नहीं कहा था। मैं अभी भी यही कहता हूँ कि मैं कभी भी ऐसा न्यूज़ नहीं दे सकता हूँ कि जिसके बारे में कोई मुझे जानकारी ही नहीं है कि सच्चाई है कि नहीं है। अब कुछ लोग कहते हैं बड़ा यूट्यूबर वो बोल रहा है, ये बोल रहा है। तो भाई मैं क्या जानूँ? ना बड़ा यूट्यूबर मेरे घर का है, ना मैं बड़े यूट्यूबर के घर का हूँ। मैं क्या बोलता हूँ उससे कुछ नहीं मतलब होना चाहिए, वो क्या बोलता है मुझसे कुछ मतलब नहीं होना चाहिए। वो भी स्वतंत्र देश का नागरिक है, मैं भी स्वतंत्र देश का नागरिक हूँ। उसके सोर्स अलग हो सकते हैं, मेरे सोर्स अलग हो सकते हैं। अब वो लोग बार बार कॉन्फ्रेंस को दिखा रहे थे कि कॉन्फ्रेंस बोला है और चेयरमैन ने बोला, ये बोला, वो बोला। तो फ्रेंड्स, कॉन्फ्रेंस मात्र 30-35 हज़ार लोग देखे थे और कैंडिडेट्स लगभग 1.25 करोड़ थे। तो इसी बेस पे मैं लगातार कह रहा था फ्रेंड्स कि कॉन्फ्रेंस कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये मीडिया इंस्ट्रक्शन था, ये मीडिया के लिए था, ना कि आपके लिए था। क्योंकि आपके लिए आरआरबी खुद कहता है आप आरआरबी साइट चेक करें। तो इस वक्त मैंने ये डेट बोला, लेकिन मैंने प्रिपरेशन करने को लगातार कहता रहा कि अगर आप 28 नंबर कोई मान के चलें तो उसी को मान के प्रिपरेशन करें। और मैं तो मात्र आपका 13 से 14 दिन लिया फ्रेंड्स। आप पिछले 2 साल से क्या कर रहे थे? आप खुद दिल से सोचिए। क्या मैं पिछले 2 साल से आपको बोला था कि आप तैयारी ना करो? क्या मैं पिछले 2 साल से बोला था कि 28 नंबर को एग्ज़ाम नहीं होगा? और मैं इधर भी आपको तैयारी करने से कभी नहीं रोका था फ्रेंड्स। बट पता नहीं क्यों कुछ लोग मुझसे पर्सनल दुश्मनी ले रहे हैं। इससे मेरा कुछ नुकसान नहीं होगा फ्रेंड्स। डिसलाइक करने से वीडियो डिलीट नहीं होगा, चैनल डिलीट नहीं होगा। आप लोग यूट्यूब का एल्गोरिथम पढ़ लेंगे, समझ में आ जाएगा। मैं जब कुछ गलत करूँगा तभी मेरा चैनल डिलीट होगा या फिर मेरा वीडियो डिलीट वगैरह होगा, जो भी हो टेक डाउन होगा। तो आप लोग को कुछ करने से नहीं होगा। ठीक है? बस मुझे आप लोग पे दया आ रही है फ्रेंड्स कि आप लोग कहाँ फंस गए हैं। आप लोग अपने कैरियर पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। आप लोग दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि उसका वीडियो मैं कैसे क्या करूँ, डिलीट करवाऊँ, डाउन करवाऊँ, चैनल बंद करवाऊँ। तो ये पॉसिबल नहीं है फ्रेंड्स। यूट्यूब का रूल आप लोग नहीं जानते हैं। जब आप यूट्यूब क्रिएटर होंगे तभी आप जान पाएंगे यूट्यूब पे क्या क्या होता है। कोई कितना भी चाहे दूसरे के चैनल बंद नहीं करवा सकता है ऐसे, जब तक वो खुद गलती ना करे। ठीक है? तो आप लोग अपने कैरियर पे फोकस करें फ्रेंड्स। अभी जितना दिन बचा है उसे आप यूज़ करें, और अगर आपको लगता है आप हार मान लिए कि आपसे एनटीपीसी नहीं होने वाला है, तो आप ग्रुप डी को फोकस करें फ्रेंड्स। क्योंकि अब आप देख रहे हैं कि जब एनटीपीसी एग्जाम स्टार्ट हो ही गया उसी कॉन्फ्रेंस के बेस पे, तो उसी कॉन्फ्रेंस के बेस पे फिर ग्रुप डी भी होगा। जबकि मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं था, मैं अभी भी यही बात कह रहा हूँ। क्योंकि रेलवे खुद कहता है आप ऑफिशियल नोटिस पे ध्यान दे, लेकिन जब कॉन्फ्रेंस पे ही सारा काम कराया जा रहा है, जिसे मात्र 30-35 हज़ार लोग देखे थे, तो आप सोचिए कितने लोग का प्रिपरेशन रहा होगा पहले से। 1.25 करोड़ लोग फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं और 30-35 हज़ार लोग केवल कॉन्फ्रेंस देख रहे हैं।
और उन्हें भी अभी तक विश्वास नहीं हो पाता पूरी तरीके से, क्योंकि कॉन्फ्रेंस की बातों पे कभी मतलब सच्चाई नहीं आई। कॉन्फ्रेंस ऐसे कई बार हुए थे तो काफ़ी लोग परेशान थे, कभी विश्वास नहीं कर पाए। इसी वजह से मैं भी विश्वास कभी नहीं कर पाया। रियलिटी फ्रेंड्स यही है, क्योंकि कॉन्फ्रेंस ऐसे कई बार हो चुके थे। तो आप सोचिए केवल आप ही ऐसे नहीं है जिसका तैयारी नहीं है, लगभग सभी ऐसे हैं जो एग्जैक्ट डेट का इंतजार कर रहे थे, ऑफिशियल डेट का इंतजार कर रहे थे, तो तैयारी नहीं है। ठीक है, तो अपने आप में कभी भी निगेटिविटी नहीं लाना चाहिए और कभी भी हार नहीं मानना चाहिए फ्रेंड्स। ठीक है, तैयारी सबकी इस बार लगभग अधूरी ही है, क्योंकि किसी को इस बार डेट नहीं मालूम था और अचानक रेलवे ने नोटिस दे दिया, अचानक और एग्ज़ाम सीटी वगैरह दे दिया। ठीक है, तो इसमें ना तो आपकी गलती है ना तो मेरी गलती है। रेलवे ने जो किया वो सभी के साथ किया है, किसी एक के साथ नहीं किया है। तो आप लोग क्या है फ्रेंड्स, प्रिपरेशन करें, ना कि किसी को गाली दें। अपनी कोशिश करें कि आप नौकरी अपने दम पर लें। ठीक है, मैं हमेशा कहता था कि आप पेड कोर्स के पीछे ना भागें। मैं भी चाहता था पेड कोर्स बेच सकता हूँ, मुझे भी स्पॉन्सरशिप के बहुत सारे ऑफर आए कि ये टेस्ट सीरीज बेचो, ये बेचो, वो बेचो। मैंने एक वीडियो दिखाया भी था, कुछ लोग देखे भी थे। तो मैं ये सब नहीं किया फ्रेंड्स। क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि आप लोगों को मैं गुमराह करूँ। मैं टेस्ट सीरीज का ऑप्शन दूंगा आपको, मैं बोला भी था टेस्ट सीरीज आप खरीद सकते हैं, बाकी सब आप मतलब फ्री में लीजिए क्लासेस वगैरह। लेकिन मुझे खुद पसंद आएगा तब मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अदरवाइज मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा। ठीक है, तो ऐसे वीडियो फ्रेंड्स लंबा हो जा रहा है, हम बात करते हैं अपने टॉपिक पे कि लास्ट टाइम आप क्या करना चाहिए। वैसे तो नॉर्मली लास्ट टाइम प्रिपरेशन बिल्कुल नहीं करना चाहिए फ्रेंड्स मेरे ख्याल से। लास्ट का मान लीजिए 5-6 दिन जो बचा है, 1 वीक बचा है, आपको अब केवल रेस्ट करना चाहिए। इस बीच केवल 1 या 2 मॉक टेस्ट देना चाहिए, और मॉक टेस्ट को देने के बाद आपको ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। अगर आपके मार्क्स कम आ रहा है तो बस आपको उसे एनालाइज करना चाहिए कि कहाँ मेरी गलती हो रही, कौन सब्जेक्ट मेरा वीक है। कुछ लोग ये मतलब कमेंट में बोल रहे हैं कि मेरा स्पीड नहीं आ पा रहा, मैं कम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहा हूँ। तो ऐसे लोग क्या है ना कि मैथ्स और रीजनिंग में थोड़ा वीक होंगे, तब ऐसा हो रहा है, क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग में ही टाइम लगता है फ्रेंड्स अटेम्प्ट करने में। ठीक है, तो मैथ्स और रीजनिंग को आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें ताकि आपको समझ में आए, और उसके शॉर्ट ट्रिक्स पे फोकस करें। मैथ्स के, रीजनिंग का कोई शॉर्ट ट्रिक्स नहीं होता है, लेकिन मैथ्स का शॉर्ट ट्रिक्स पे ध्यान दें तो आपका क्या होगा, स्पीड थोड़ा इंप्रूव हो जाएगा कुछ ही दिनों में, 3-4 दिनों में। अगर ना हो तो आप स्पीड मैथ लगाया करें, रोज़ दिन में 50 सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन लगाएं। भले उसका एग्जाम में कोई डायरेक्टली यूज़ नहीं है, बट इनडायरेक्टली यूज़ होगा फ्रेंड्स, क्योंकि अगर आप सिंप्लीफिकेशन लगाते हैं तो फिर क्या होता है कि आपका स्पीड थोड़ा सा इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, बट यहाँ हम बात करें फ्रेंड्स साइंस का कि लास्ट 1 वीक में हम क्या पढ़ें कि हमारा स्कोर अच्छा हो जाए। जैसे मैं आपको पहले भी बोला था कि जैसा कि मैं आपको पहले भी बोला था फ्रेंड्स कि जैसे 40 नंबर का जो जीके का पार्ट है, मैं जीएस का पार्ट है, उसमें 12 से 15 केवल साइंस रहने वाला है, 10 करंट अफेयर्स रहने वाला है, और बाकी अदर सब्जेक्ट्स रहने वाले हैं। यानी कि सबसे अधिक वेटेज इसी का है जिसे आप आसानी से प्रिपेयर कर सकते हैं। और अगर मैं 12 मान के चलता हूँ, 12 मार्क्स, तो इसमें से 8 बहुत ईजिली आप मतलब अचीव कर सकते हैं। कैसे? कुछ खास चैप्टर्स को पढ़ के। अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर उठाए होंगे रेलवेज़ के जो भी पेपर होते हैं, तो आप वहाँ पे एक ही चीज़ देखे होंगे फ्रेंड्स, कुछ क्वेश्चन जो होते हैं एकदम मतलब इंपॉर्टेंट होते हैं या रिपीटेड होते हैं, बार बार रिपीट किए जाते हैं, और कुछ चैप्टर्स भी ऐसे होते हैं जहाँ से मतलब केवल खास वहीं से क्वेश्चंस आते ही हैं बिल्कुल। जैसे कि अगर हम फिजिक्स में बात करें फ्रेंड्स, तो फिजिक्स में क्या होता है आपका, जैसे मेजरमेंट होता है और यूनिट होता है, किसी भी का भी यूनिट पूछ लेता है, दाब का मात्रक क्या होगा, बल का मात्रक क्या होगा, और फिर सदिश राशि, अदिश राशि, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आप कम समय में प्रिपेयर कर सकते हैं। आपको मैं बार बार लूसेंट प्रेफर करने को बोलता हूँ, लूसेंट प्रेफर करें, कम समय आपको ज़्यादा नॉलेज देगा वो। ठीक है, तो फिजिक्स में कुछ ऐसे ऐसे टॉपिक हैं जो आपको अच्छे से मार्क्स दिला सकते हैं कम समय में। फिर आप उत्तोलक वगैरह पढ़ सकते हैं। आप जानते हैं प्रथम श्रेणी उत्तोलक, द्वितीय श्रेणी से इंग्लिश में बोलते हैं उसको लेवल बोलते हैं, फर्स्ट लीवर लीवर बोलते हैं, फर्स्ट स्टेज लीवर, सेकंड स्टेज लीवर, ऐसे होता है। तो आप उत्तोलक का भी क्वेश्चन देख सकते हैं, बहुत अच्छा होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तीनों में से कोई एक एग्जाम्पल जरूर देता है हर एक एग्जाम में, तो आप उसे देख सकते हैं फिजिक्स के पार्ट में फ्रेंड्स। और मैं बता दूं, अगर मान लीजिए 12 क्वेश्चन आ रहा है तो उम्मीद ये रहता है कि फिजिक्स में 3 या 4 रहेगा, और केमिस्ट्री में 3 या 4 रहेगा, और बाकी 5 आपका मान के चलिए बायो से रहने वाला। बायो का हमेशा वेटेज अधिक रहता है फ्रेंड्स। तो फिजिक्स में एक जरूर आपका मात्रक क्वेश्चन रहेगा, इसका मात्रक क्या है, इसका मात्रक क्या है। ठीक है, और मेजरमेंट में कुछ हो सकता है कि कितना जो डाइन होता है, बल जो होता है, ये सब पूछ लेगा, न्यूटन वगैरह। और फिर क्या होता है कि
आप ये कह सकते हैं कि हाइग्रोमीटर का यूज़ क्या होता है, जो आर्द्रता मापी क्या होता है, ये सब मतलब ऐसे रिलेशन मतलब कर सकते हैं आप। और थोड़ा लाइट चैप्टर से आप देख सकते हैं, लेंस वगैरह आप देख सकते हैं फिजिक्स के पार्ट में, तो ये जो थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके लिए। अगर आप ये सब कर लेते हैं कम समय में, ये मात्र 2 से 3 दिन का काम है फ्रेंड्स। अगर मान लीजिए आपने अभी तक साइंस में कुछ नहीं पढ़ा है, फिर भी आप ये सब कर लेते हैं, तो आपका 8 मार्क्स ईजिली हो जाएगा। मान लीजिए फिजिक्स आप 3 मार्क्स ईजिली कर लेते हैं, फिर आपको क्या करना होगा, केमिस्ट्री में आना होगा। तो केमिस्ट्री में फ्रेंड्स आपको क्या करना, सबसे अधिक पीरियोडिक टेबल फोकस करना है फ्रेंड्स। और मैं पहले आपको बता दूं कि पीरियोडिक टेबल जो है आप लूसेंट से कवर नहीं कर पाएंगे, ये बात सुन लीजिए। क्योंकि पीरियोडिक टेबल में क्वेश्चन इतना ज़्यादा बनते हैं फ्रेंड्स, इससे क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में आने के चांसेस हैं। पिछली बार के भर्तियों में भी ऐसा ही हुआ था, हर एक शिफ्ट में इससे क्वेश्चन पूछे ही गए थे। तो पीरियोडिक टेबल को बहुत डीप आपको पढ़ना होगा, कितने रो होते हैं, कितने कॉलम होते हैं, किस रो में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, किस कॉलम में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, ये सब मतलब डीप आपको नॉलेज चाहिए फ्रेंड्स। इसके लिए लूसेंट काफ़ी नहीं है, आपको कोई एनसीईआरटी उठा लेना चाहिए या किसी यूट्यूब चैनल को फॉलो कर लेना चाहिए जहाँ पीरियोडिक टेबल पढ़ाया गया हो। ठीक है, तो आप वहाँ से पीरियोडिक टेबल स्पेशली कर लेंगे, एक दिन में 2 घंटा देखें कम से कम, तो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। कम से कम एक क्वेश्चन आप जरूर कर लेंगे, क्योंकि पीरियोडिक टेबल मोस्ट इंपॉर्टेंट है रेलवे के लिए। इससे 1 से 2 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में आते ही आते हैं, और इस बार भी आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो पीरियोडिक टेबल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है फ्रेंड्स आपके लिए। और इसके साथ फ्रेंड्स अगर मैं बात करूँ तो फिर इसके बाद आता है पीरियोडिक टेबल के बाद जैसे कि होता है ना फार्मूलाज वगैरह, केमिकल फार्मूला, जैसे हिंदी में बताते हैं रासायनिक सूत्र वगैरह, रासायनिक नाम, ये सब भी बहुत इंपॉर्टेंट था फ्रेंड्स केमिस्ट्री में। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसको आप कर लेंगे तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन आपको ज़रूर मिल जाएगा देखने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, फिर कुछ रिएक्शन वगैरह में होता है कि कौन सा उत्प्रेरक इसमें यूज़ हुआ है, क्या हुआ है, और कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, ऐसे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं मतलब रिएक्शन से पूरा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन से कुछ क्वेश्चन बन जाते हैं। तो अगर कुछ खास खास पॉइंट्स को आप उठाएंगे फ्रेंड्स, तो बहुत जल्द अपना साइंस का पोर्शन कवर कर लेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री में है आपका ये पीरियोडिक टेबल, यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनता है, हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं फ्रेंड्स। अब अगर हम बायो में बात करें फ्रेंड्स, तो बायो में जो होता है ना, सबसे इंपॉर्टेंट सबसे पहला ही होता है कि इसके अध्ययन को क्या कहते हैं, उसके अध्ययन को क्या कहते हैं, और कीट पालन अध्ययन, मत्स्य पालन, ये सब क्या होता है ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है फ्रेंड्स, इसका एक क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक, ये हो जाता है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें कि इसकी खोज किसने की, उसकी खोज किसने की, मतलब आविष्कारक के नाम वगैरह, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इंसुलिन वगैरह पूछ लेता है। तो ये फिजिक्स में भी क्वेश्चन आ जाता है, बायो में भी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि इसका आविष्कार किसने किया, इसका खोज किसने किया, ये क्वेश्चन बन जाता है। और फिर उसके बाद थोड़ा सा मानव नेत्र वाला चैप्टर देख लेंगे कि वो जो निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, ये सब पे क्वेश्चन आसानी से बन जाते हैं। तो बायो में और भी टॉपिक्स हैं जो अभी मैं नहीं बता रहा हूँ याद एग्जैक्टली, लेकिन मतलब बायो से थोड़ा वेटेज अधिक होता है फ्रेंड्स। हमेशा कोई भी एग्जाम हो, बायो के क्वेश्चन अधिक ही रहते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री के थोड़े कम रहते हैं। और बायो की अगर मैं बात करूँ तो फ्रेंड्स, हाँ, विटामिन्स वाले मैं छोड़ रहा था अभी, कि किस विटामिन के कौन फाउंडर है, उसका केमिकल नेम क्या है, इसका मतलब डिफिशियंसी से क्या क्या होता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं फ्रेंड्स। मतलब कुछ ऐसे सेलेक्टिव टॉपिक है फ्रेंड्स, अगर आप इन सबको कर लेते हैं तो आपको 100% मैं श्योर गारंटी दे सकता हूँ कि अगर 12 क्वेश्चन साइंस का है, उसमें से 8 क्वेश्चन आप इजीली कर जाएंगे। सब क्वेश्चन यहीं से घूम फिर के रहते हैं, चाहे कोई भी शिफ्ट हो। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पीरियोडिक टेबल है पूरे साइंस का, मैं बता दे रहा हूँ। कोई भी जो शिफ्ट है इससे स्किप नहीं होने वाला है, इसका क्वेश्चन जरूर रहने वाला है, चाहे आप किसी भी शिफ्ट में किसी भी डेट पे आप एग्जाम दें। मैं इतना बता रहा हूँ इसका इंपॉर्टेंस। पिछले बार के मैं भर्तियों में देखा था क्या हुआ था, ये क्वेश्चन हमेशा पूछा गया था, हमेशा पूछा गया था एकदम। ठीक है फ्रेंड्स, और इसके साथ साथ फ्रेंड्स थोड़ा सा आपको कंप्यूटर का बाइनरी नंबर समझना पड़ेगा। अगर पेपर को थोड़ा टफ बनाने का प्रयास किया गया तो बाइनरी नंबर दिया जा सकता है आपको, क्योंकि पिछले बार एएलपी मेंस में पूछा गया था, एएलपी एनटेक मुझे याद है मैंने दिया था। ठीक है, उसमें पूछा गया था कि बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करने के लिए जो होता है नॉर्मल क्या होगा, डेसिमल नंबर देते हैं, उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना होगा। तो ये आप जरूर सीख लीजिएगा, जो डिवीजन में उसको किया जाता है, मैं अभी भूल गया हूँ। ठीक है, ठीक है, तो आप उसे जरूर सीख लीजिएगा फ्रेंड्स। उसका भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ सकता है, जो फिजिक्स का पार्ट हो सकता है। ठीक है, या कंप्यूटर का अलग से मान सकते हैं। तो कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं फ्रेंड्स जो मतलब फिक्स रहते हैं, एग्जाम में आने ही आने यहाँ से क्वेश्चन। अगर आप मॉक भी दिए होंगे, अभी जो रेलवे का ऑफिशियल साइट पे आया है उस पर भी ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिले होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप जो है साइंस को मतलब बहुत आसानी से कवर कर सकते हैं, या तो लूसेंट से या फिर किसी और बुक से जो बहुत शॉर्ट में दिया हो। बहुत ज़्यादा इसमें डीप में जाने की जरूरत नहीं है, डीप में केवल एक ही चैप्टर आपको जानना है, वो है आपका पीरियोडिक टेबल, क्योंकि इसके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, अभी कुछ क्वेश्चन छूट गए केमिस्ट्री के, जैसे पीएच वैल्यू हुआ। ठीक है, ये आपको जरूरी होता है जानना, क्योंकि पीएच से भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे गए थे पिछले बार, कि इसका पीएच वैल्यू कितना है कितना नहीं है।
ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। ऐसे ऐसे कुछ खास टॉपिक है फ्रेंड्स। अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर अब तक देख लिए होंगे, आपको खुद अंदाजा लग गया होगा। मैं पहले बोला था आपको प्रीवियस ईयर पेपर देखने के लिए मैंने 45 डेज का स्ट्रेटजी दिया था। बहुत से लोग अभी फॉलो कर रहे हैं और बहुत से लोग गाली भी देते हैं, ठीक है। तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है फ्रेंड्स, वो अपना लाइफ बर्बाद कर रहे हैं, मेरा कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इससे कुछ मुझे फ़र्क पड़ने नहीं वाला है। मेरा क्या है, मेरा वीडियो बनाना काम मैं बनाता रहूँगा। कभी 100 लोग देखेंगे, कभी 1000 लोग, कभी 10,000 लोग देखेंगे। वो तो डिपेंड करता है कि मेरे वीडियो में कितना अच्छा मतलब क्वालिटी है और इसका क्वांटिटी कैसा है, वो मैटर करता है। ना कि किसी एक के मतलब कहने से हो जाएगा इसका वीडियो ख़राब है, ये है वो है। जो देखने वाला खुद होगा अपने मन से देखेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैं यही कहूँगा, साइंस को आप बहुत आसानी से कवर कर सकते हैं। वैसे लास्ट में आपको पढ़ना तो नहीं चाहिए, बट अगर मान लीजिए आपका प्रिपरेशन नहीं हो पाया है तो भी आप इतने क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं प्रिपेयर, ताकि आप 3 से 4 दिन में अपना 8 क्वेश्चन आसानी से बना सकते हैं। अगर आप 100 में 8 ये कर लेते हैं तो बहुत अच्छा आपके हो जाएगा। मान लीजिए क्योंकि 12 में 8 मतलब 12-13 साइंस आता है, तो इसमें 8 आपको ईजिली मिल ही जाएगा जितना मैं बता रहा हूँ। बाकी कुछ टॉपिक छूट जाएंगे तो कमेंट बॉक्स में खुद मेंशन कर सकते हैं कि कौन सा टॉपिक मैं छोड़ रहा हूँ, क्योंकि जिन्होंने प्रीवियस ईयर पेपर देखा होगा उन्हें खुद अंदाजा होगा कि कहाँ से साइंस के क्वेश्चन बनते हैं। और अदर सब्जेक्ट में बता चुका हूँ, आपको प्रैक्टिस करने की ज़्यादा ज़रूरत है और करंट अफेयर्स तो आपको करना ही पड़ेगा, उसको फिक्स वो नहीं होता है क्राइटेरिया। और बाकी आपको स्टैटिक छोड़ ही देना चाहिए अगर टाइम नहीं है तो। जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इन सब बहुत कम क्वेश्चन बनते हैं, मान लीजिए 40 में से 10-15 वो बन जाएंगे। तो उसको आपको अभी छोड़ देना चाहिए। जो क्वेश्चन आपको आएगा दिमाग में, पुराना क्वेश्चन आपके दिमाग में पढ़ा हुआ, वही आप वहाँ एग्जाम में करके आए, नया न पढ़ें उसके लिए। नहीं तो फिर आपका क्या होगा, जो भी पढ़ा रहेगा सब कुछ भूल जाएगा। क्योंकि अब 5 से 6 दिन बचे हैं, तो अब आप नए पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान न दें। जो पुराना आपके पास है उसी को केवल फॉलो करें, तभी आप कुछ अच्छा कर पाएंगे। वैसे आपको 75 प्लस स्कोर करने की कोशिश करना चाहिए कि 100 में 75 प्लस कर पाऊँ। अदरवाइज़ प्रॉब्लम हो सकता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो मैं आपसे यही कहूँगा फ्रेंड्स कि बस अपने माइंड को पॉजिटिव बनाए रखें, खुद पॉजिटिव बने रहें और कोशिश यही करें कि मैं अधिक से अधिक अटेम्प्ट करके आऊँ क्वेश्चन एग्जाम में, और मैं जो भी कर रहा हूँ अच्छा कर रहा हूँ। मन में कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैंने अच्छे से प्रिपरेशन कर लिया है। भले थोड़ा आप कम पढ़े हैं, ठीक है, लेकिन मन में कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर कॉन्फिडेंस है तो आप सब कुछ कर सकते हैं, कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, चाहे कितना ही पढ़ लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू।